हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज रेलवे साइंस का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हमारा चल रहा था उसका आज हमारा है 7वां सेट। और ये जो 7वां सेट है जो आउट ऑफ 99 सेट है, ये सेट किस दिन का है ये हम लोग देख लें ज़रा। ये सेट है 22 अगस्त 2022 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है 9 से 10:30 का। तो फर्स्ट शिफ्ट का अभी हम लोग करने वाले हैं। पीछे हम लोग जो 7वां शिफ्ट अगर है तो जो 6 शिफ्ट का हमने कर रखा है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो 7वां शिफ्ट का चलिए शुरू करते हैं बगैर ताखिर किए हुए। तो सवाल आपका जो पहला है आज का वो क्या कहता है, सवाल देखा जाए। सवाल यह कहता है कि नीचे दिए गए चित्रों ए और बी, यहाँ ए और बी दो चित्र हैं और दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री। तो दोनों प्रकार को दिखाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही उत्तर प्रदान करता है? पहला, कोशिका विभाजन का प्रकार आपसे पूछा है, और कोशिका विभाजन बी कब और कहाँ होता है, यानी बी कब और कहाँ होता है, और जो दोनों हैं वो प्रकार क्या है। तो चलिए ऑप्शन पहले देख लें। यहाँ कहता है कि ए समसूत्री है और बी अर्धसूत्री है, और ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन ये हुआ ए, उसके बाद ये हुआ बी, और ऐसा करके आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चलिए इसे जूम आउट कर लें। तो यहाँ आपके ऑप्शन किस प्रकार है वो देख ले। ये हुआ आपका पहला ऑप्शन, ये हुआ दूसरा ऑप्शन, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा, और सारे में आपके पूछे हुए हैं कि कौन कौन सही है। तो पहले वाले में कहता है कि ए को समसूत्री बी को अर्धसूत्री। पहले समसूत्री अर्धसूत्री को देख लें, और उसके बाद दूसरे में वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी शरीर हमारा जब बढ़ता है, ग्रो करता है, बच्चे जब हम लोग बड़े होते हैं तो यहाँ कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और दूसरे ऑप्शन में अर्धसूत्री और समसूत्री युग्मकों के निर्माण में जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद समसूत्री अर्धसूत्री। पहले हम लोग जरा देख लें इसका सही आंसर, उसके बाद हम लोग सारे ऑप्शन को हम लोग डील कर सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि ऑप्शन आपका लंबा है। देखिए आपका आंसर क्या हो रहा है। आंसर आप गौर कर लिए होंगे कि क्या हुआ है आंसर। तो इसका आंसर जो है आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ए है समसूत्री। जो ए है इसे हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं, और बी अर्धसूत्री। पहचानने का तरीका इसका क्या है कि अगर आपका 2 बनेंगे, एक कोशिका विभाजित होकर 2 बनेगा, समान 2 बनेगा तो समसूत्री। अर्धसूत्री क्या होता है कि अर्धसूत्री में 2 नहीं बल्कि 4 बनते हैं। और जो बी वाला जो है ये जनन के टाइम में होता है, और ए वाला जो है ये शरीर की वृद्धि के टाइम में होता है। यही है इसका खासियत, एक शरीर के वृद्धि के टाइम में और एक जनन के टाइम में। जो ए वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिटोसिस, और जो बी वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस में कितने बनते हैं, 1, 4, और मिटोसिस में 1 कितना बनता है, 2। तो हमारे शरीर की कोशिकाएं जो विभाजित होती है बढ़ने वृद्धि के टाइम में वो होता है मिटोसिस, और जनन के टाइम में होता है मियोसिस। तो ये आपका हुआ। तो ए हुआ समसूत्री और बी हुआ अर्धसूत्री। ये 11 क्लास एनसीईआरटी से है, इसीलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। सवाल है धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसी प्रकृति के होते हैं। तो देखिए आपके पास 2 प्रकार के तत्व हैं, एक धातु होते हैं और एक अधातु होते हैं। तो धातु ऑक्साइड या तो अम्लीय हो सकते हैं या तो क्षारीय हो सकते हैं। यहाँ मीठे वाला तो कंडीशन नहीं है। उदासीन आपका केवल एक चीज होता है, जो कि होता है आपका जल। तो चलिए देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं या क्षारीय हो सकते हैं। तो देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वे क्या हो सकते हैं, तो अधातु का ऑक्साइड आपके अम्लीय होंगे। तो अम्लीय अगर होगा तो अधातु का ऑक्साइड, उदाहरण के लिए कार्बन अधातु है इसका ऑक्साइड, सल्फर अधातु है इसका ऑक्साइड, और भी जैसे नाइट्रोजन अधातु है इसका ऑक्साइड, सल्फर का ट्राइऑक्साइड। यानी जितने भी अधातु हैं उनका ऑक्साइड अम्लीय। और क्षारीय की अगर बात करें यानी धातुओं के ऑक्साइड की, तो धातु कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे Mg मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम का Na2O सोडियम का ऑक्साइड, उसके बाद एल्युमिनियम का Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, तो ये क्षारीय प्रकृतिक होते हैं। हालांकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो आपका है वो तो उभयधर्मी होता है, जो कि अम्लीय क्षारीय दोनों प्रदर्शित करता है, अलग बात है। लेकिन धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। ये आपको याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होंगे। अगला प्रश्न ये भी रसायन विज्ञान से है।
एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से किस गैस का निर्माण करता है? यानी एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है? जिसके लास्ट में आपका OH हो, जिसके लास्ट में OH हो, ऐसी कार्बनिक यौगिक जिसके लास्ट में OH हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका CH3OH भी हो सकता है, C2H5OH भी हो सकता है। अब ये अल्कोहल किससे अभिक्रिया करेगा? सोडियम से। तो सोडियम से अभिक्रिया करके अल्कोहल जो है वो कौन सा गैस बनाएगा? तो देखिए क्या बनेगा वो हम लोग देख लें, उसके बाद आपका रिएक्शन भी आपको समझा दिया जाएगा। देखिए कौन सा गैस आपका बन रहा है, तो वह है आपका हाइड्रोजन। कैसे, ये हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ये आपका है C2H5OH। C2H5OH जो हम लोग का है वो है एक अल्कोहल, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं Na यानी सोडियम। तो क्या बनेगा? C2H5ONa बनेगा, और आपका H2 निकल जाएगा यानी हाइड्रोजन निकलेगा। अगर बैलेंस करेंगे तो ये आपका 1/2 होगा, या सारे को आप 2 से पहले गुना कर लें तो ये 2 आपका हट जाएगा। जैसे भी कीजिए यही रिएक्शन आपका होगा जिसमें आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ आपने देखा, इसका सही जवाब क्या है? हाइड्रोजन। ये सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको सवाल लग रहा होगा बहुत हाई लेवल का, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सवाल पूछता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई आपका कॉइल है, जैसे ऐसे ऐसे आपका कॉइल है, और कॉइल में हम लोग चुंबक की गति कराते हैं, आगे ले जाते हैं, इसे पीछे ले जाते हैं। क्या होता है? कॉइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यानी अगर इसे जोड़ दें गैल्वेनोमीटर से तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है, यानी इसमें धारा उत्पन्न होता है। चुंबक को हम लोग आगे पीछे ले जाएंगे तो गति से आपका धारा उत्पन्न जरूर होगा। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और शुरू में है विद्युत चुंबकीय विकिरण और विद्युत चालन। तो आखिर इसे क्या कहेंगे वो हम लोग देखें। तो इसे हम लोग कहेंगे असल में वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा इलेक्ट्रो यानी बिजली पैदा होता है, किससे? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रक्रिया का नाम है। तो इसी प्रक्रिया से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। जो विद्युत जनित्र है वो किस प्रक्रिया से काम करता है? तो वो काम करता है आपका किससे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। का पहला कथन, मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। कथन 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन पाचन में मदद करता है। अब देखिए केवल कथन 2 सही कि दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या, और दोनों सही दूसरा पहला की व्याख्या। तो और तीसरा है आपका कथन 1 सही। तो देखिए ये सवाल में अगर आप गौर करें तो आपको जवाब आपको दिख गया होगा क्या है इसका जवाब। चलिए आजमाइए अपने आप को। तो इसमें देखिए सवाल में क्या सही है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, लेकिन पहला में क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है आपसे नाइट्रिक अम्ल। तो यही बात इसे गलत बनाता है। आमाशय जो है वो आपका आमाशय किसका उत्पादन करता है? HCl का। इसका मतलब कथन 1 तो पूरा गलत हो गया, केवल 2 सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना पाचन में मदद करता है, इसलिए आपका केवल कौन सा सही हुआ? तो केवल आपका सही हुआ वो जवाब है आपका केवल 2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। सवाल कहता है आपके लिए, सवाल है, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है इसमें कई प्रकार के कई समूह होते हैं। ऐसे पीरियोडिक टेबल आपका बनता है। तो इसमें जो समूह जो होता है, जैसे यहाँ पहला समूह ये हुआ, दूसरा हुआ, उसके बाद 3 से 12 तक यहाँ डी ब्लॉक में होता है, इस ब्लॉक में 1 2, और फिर 13 से आपका 18 तक होता है आपका पी ब्लॉक में। नीचे आपका लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के 2 सीरीज पाए जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ जितने भी हैं यहाँ ज़्यादातर हैं अधातु, और अधातु खास करके इस इलाके में, इधर वाले इलाके में क्या है? अधातु है। अब देखिए यहाँ जो 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, अब यहाँ गौर कीजिएगा तो 13वां में तो आपका ज़्यादातर धातु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 13वां जो है आपका
13वां में ज्यादातर जब धातु है, और धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आपको पहले से पता है कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसीलिए आपका 13वां तो आपका नहीं हो सकता है। पहला और दूसरा का जहां तक बात है, तो ये तो प्योर ऐसे भी धातु हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके ऑप्शन केवल एक ही बचते हैं, केवल आपका एक ऑप्शन बचता है। तो चलिए वही ऑप्शन की तलाश में, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन आपका है 16वां। तो जो 16वां ग्रुप है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, 16वां ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसमें से एक तत्व ऑक्सीजन होता है, बाकी तत्व और भी सल्फर, ऐसे करके नीचे और भी तत्व बहुत सारे हैं। तो इन सभी तत्वों का जो सीरीज है वो आपका कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो वो आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। सवाल क्या कहता है वो देखें। दो पारदर्शी माध्यम है ए और बी में प्रकाश की चाल, एक में आपका ए में इतना है, बी में आपका इतना है मीटर पर सेकेंड। तो बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए प्रकाश की चाल दी हुई है, तो प्रकाश की चाल दिया हुआ रहता है, तो आपका क्या कहता है, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे बी के सापेक्ष कहेगा ए का, तो ए हम लोग नीचे लिखेंगे, बी के सापेक्ष बी को ऊपर लिखेंगे। एन से इसे हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रकाश की चाल का अनुपात होता है अपवर्तनांक। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा क्या होगा, जो हमारा जैसे ए और बी दो ठो आपका दिया हुआ है, दोनों प्रकाश की चाल, और यहाँ आपका नीचे क्या है, जो सूत्र है उसमें नीचे आपका है ए और ऊपर आपका क्या है, तो ऊपर है आपका बी। तो यहाँ जैसे है वैसा ही रहेगा, आपका ऊपर रहेगा बी और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा आपका ए यहाँ सूत्र में। और अगर रहता जैसे बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष, बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष, तो क्या हो जाता, जो ऊपर है जो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे, मतलब ए बटे बी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो हमारा कौन सा यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हमारा ये वाला लागू हो रहा है। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि ऊपर हमारा बी हो जाएगा, बी आपका कितना है 2.25 गुनी 10 के पावर 8 और नीचे 2 गुनी 10 के पावर 8, ये दोनों आपका कट जाएंगे। अब 225 बटे 2 पॉइंट हटाइएगा तो आपका 200 होगा, 25 अठे 200, 25 9 225, तो आपका कितना आया 9/8। इसको आप भाग दे दें तो 8 एकम आपका 8 हो गया, उसके बाद बचा कितना, तो एक हुआ 10 बना पॉइंट बैठाने के बाद, तो 8 एका 8, 2 बचा तो 8 दूनी 16, उस 4 बचा तो 8 बचे 40, 1.125 हमारे हिसाब से यही आया है। चलिए हम लोग तलाशते हैं कि क्या इसका आंसर वाकई में इतना है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, आंसर आपका वही है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूत्र याद रखना है, जब भी आपको बोलेगा कि ए का अपवर्तनांक बी के सापेक्ष अगर चाल दिया हुआ रहे, तो आपका क्या होगा, माध्यम ए में प्रकाश की चाल बट माध्यम बी में प्रकाश की चाल बटे माध्यम ए में प्रकाश की चाल। और अगर आपसे बी का कहता ए के सापेक्ष, तो क्या करते, माध्यम ए में प्रकाश की चाल बटे माध्यम बी में प्रकाश की चाल। हम लोग ऐसे करके इसको आगे बना सकते थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। जो हम लोग गति करते हैं वो केवल हमारे शरीर के कई तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। तो पेशी, कंकाल, तंत्रिका तीनों शामिल है, केवल पेशी, केवल तंत्रिका या कंकाल या तंत्रिका। तो चलिए इसका जवाब आपके लिए तो थोड़ा पेचीदा हो सकता है कि क्या क्या शामिल है। तो इसका जो जवाब है आपका क्या है कि तीनों शामिल है। पेशी यानी पेशीय बल, कंकाल यानी हड्डी का सपोर्ट, तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग का कंट्रोल, ये तीनों शामिल है, तभी हम लोग गति कर पाते हैं। जैसे किसी को लकवा मारते तो तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड हो जाता है, तो वो गति नहीं कर पाता, हड्डी कमजोर गति नहीं कर पाता, मांसपेशी में बल नहीं मिलेगा तो भी गति नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। सवाल कहता है रंगहीन लवक को क्या कहते हैं। तो पौधों में 3 प्रकार के लवक होते हैं। प्लेस्टिड, ये प्लेस्टिड रंग के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो इसमें से कुछ रंगीन लवक होते हैं और कुछ रंगहीन लवक होते हैं। तो वही आपको रंगहीन लवक की पहचान करना है, वो आपका क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। रंगहीन लवक क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, और बाकी जो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एपिकोप्लास्ट, ये सब रंगीन लवक है। रंगहीन में आपका केवल ल्यूकोप्लास्ट आता है। ये फैक्चुअल प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 32। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। यहाँ आपसे अवतल दर्पण की बात की गई है। तो चलिए
आराम से इस सवाल को हम लोग पहले फोटो बनाते हैं, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण, और यहाँ कह रहा है कि समान प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये हुआ आपका P, ये हुआ मान लिया जाए आपका F, और ये हुआ आपका C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब मान लिया जाए आपके पास एक वस्तु है C पर वस्तु है, ऐसे गया किरण, और वो कहाँ से गया, तो वो किया कहाँ से, तो फोकस से, क्योंकि समांतर वाला फोकस से जाता है। अब जो फोकस से जाएगा वो कैसे जाएगा, तो वो जाएगा आपका समांतर। अब देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो आपका ठीक उल्टा है, ये प्रतिबिंब ठीक उल्टा है और ठीक इसके बराबर है। इसका मतलब सी पर रहा होगा पक्का। देखें कि सी पर था कि नहीं था। चलिए वही हुआ आपका जवाब, जो कि आपका जवाब है सी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पर अगर वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण के सामने तो क्या होगा कि प्रतिबिंब उल्टा समान आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब रियल में बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि विद्युत पाठ से दिया हुआ है आपका सवाल। 100 ओम प्रतिरोध वाले धातु के तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला वृत्त बनाया जाता है। यानी आपके पास एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, तो 100 ओम है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मोड़ के ऐसा गोल तार बनाते हैं। अब बोलता है कि वृत्त का व्यास के सम्मुख, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। इसमें समांतर क्रम और पार्श्व क्रम ये सब हम लोग तो नियम लगाएंगे तभी आपका बनेगा, अदरवाइज आपका ये नहीं बन पाएगा। तो देखिए सवाल को बारीकी से, ये आपका है कितना, 100 ओम का प्रतिरोध, एक ही ठो। जब हम इसे मोड़ देंगे ऐसे वृत्त के रूप में, तो वृत्त के रूप में मोड़ने पर उसके बाद आपका प्रतिरोध जो है 100 ओम का, ये पूरे में आपका वितरित हो गया। यानी पूरे में आपका कितना हो गया, 100 ओम का। लेकिन इधर और इधर, तो इधर रहा आपका कितना ओम, 50 ओम, और इधर रहा आपका कितना ओम, 50 ओम, क्योंकि आधे से बटता है। अब ए और बी के बीच में अगर आप निकालते हैं, अब देखिए ये 50 ओम और जो नीचे है 50 ओम, वो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपका बिंदु, उसके बाद हुआ आपका ए, उसके बाद ऐसे ये हुआ आपका 50 ओम, और ये हुआ आपका 50 ओम, और ये हुआ बी। इसका मतलब ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/r आपका क्या है, वो आपका है 1/50 और 1/50। तो 1/50 1/50 कितना हो गया, 2/50। तो 1 2 1 2 और 25 दूनी 50। तो आर का मान कितना निकला, आर का मान आपका निकल रहा है 25 ओम। तो इस आधार पर हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 25 ओम। मिला लेते हैं, गलत हुआ तो फिर बनाया जाएगा। सवाल आपका हाँ सही है, आपका 25 ओम इसका राइट आंसर है। कैसे हुआ आपने देखा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये सवाल भी प्रकाश चैप्टर का न्यूमेरिकल है। नीचे दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो चलिए इसे हम लोग कैसे करें वो हम लोग जरा देखें। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, कोई भी चीज़ का अपवर्तनांक। पिछले आपने देखा पीछे कि जब दो माध्यम का चाल दिया हुआ हो और जब दो माध्यम का चाल ना दिया हुआ हो, तो जो अपवर्तनांक n जो आपका होता है वो होता है c/v। c मतलब आपका होगा प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में, और भी जो होता है वो होता है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिसमें निकालना रहे उसमें प्रकाश की चाल, n बराबर c/v। अब देखिए n बराबर आपका दिया हुआ है कितना, तो वह है 1.5 है, और c आपका कितना होता है, वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब भी मूल माध्यम में प्रकाश की चाल वही आपको निकालना है। भी को आप ऊपर ले आइए, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे आपका कितना है, 1.5। 1.5 दूनी 3, इसका मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका हुआ आंसर। तो 2 × 10⁸ चलिए तलाशते हैं, सही हुआ तो ठीक, हाँ सही है आपका सही जवाब। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका सही जवाब है। कैसे निकला वो आपने देखा, सामने बना हुआ भी, आप एक बार और देख सकते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। सवाल है कि विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है।
यह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघट्य के रूप में लेता है। इसमें से विद्युत चालन करने का, प्रवाहित करने का प्रयास करता है। परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है कि बल्ब कब नहीं जलेगा। देखिए, घुमा फिरा के ये सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन बिजली का चालक नहीं है, बस। क्योंकि बल्ब जलेगा, बिजली का चालन रहेगा तब। बल्ब नहीं जलेगा, बिजली का चालन नहीं रहेगा तब। अब देखिए, आपके पास एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक है कॉपर सल्फेट, एक है सोडियम क्लोराइड, एक है ऑक्टेन। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl आपका Na+ और Cl- में टूटेगा। कैल्शियम 2+ और Cl- में आपका ये टूटेगा। Cu+ और SO4 2- में ये टूटेगा, यानी आयन है। और आयन जो है वो चालन करता है। ये ऑक्टेन कहीं कुछ नहीं टूटेगा, यही है हमारा सस्पेक्ट, और इसी को हम लोगों को पकड़ना था। यही हुआ आपका जवाब, जो कि है ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है यह बिजली का चालन नहीं करता, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, आपने देखा, इसका सही जवाब हो गया ऑक्टेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। ऐसा ही सेम प्रश्न आपका रिपीटेशन आया है। पीछे सेट में भी आपका ऐसा सवाल था। सवाल क्या था वो भी आपको बताएंगे। एन फेरो वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात। तो देखिए, एन वाला जो उत्पन्न करता है, और उसमें सवाल क्या था कि एक में एक लूप है और दूसरे में 6 लूप है, तो कितना गुना उत्पन्न करेगा। तो जवाब था 6 गुना उत्पन्न करेगा। अगर एक तार में एक लूप है और दूसरा कुंडली में 100 लूप है, तो कितना गुना उत्पन्न करेगा। तो जवाब होगा 100 गुना। तो यही है वो सवाल, यही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ अनुपात निकालने का रहा है कि एन फेरा वाला और एकल वाला। तो एन वाला का एन होगा, एकल वाला का 1 होगा। इस आधार पर एन अनुपात 1 होना चाहिए। चलिए जवाब को तलाशते हैं। हाँ, सही जवाब है, एन अनुपात 1 ही होगा इसका सही जवाब। क्योंकि यहाँ सीधी बात है कि जितना लूप रहेगा, जितना फेरा रहेगा, उतना गुना उत्पन्न करेगा, और एक वाला तो 1 ही उत्पन्न करेगा। तो एन अनुपात 1। पीछे भी आपका सेम सवाल था, लेकिन ये सवाल थोड़ा पेचीदा आपको लगा होगा। अगला सवाल क्या कहता है। ह्यूमन हैव इतने पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ये ऑटोसोम्स क्या है, ये हैं अलैंगिक गुणसूत्र, यानी जो लिंग निर्धारण में शामिल नहीं होते। तो आपको पिछले क्लास में ही बताया गया, अब भी बताया जा रहा है। इंसानों में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, जिसमें से 22 जोड़ी है वो ऑटोसोम है, और एक जोड़ी जो है वो अलग है। 22 जोड़ी क्या होता है, 22 जोड़ी एकदम समान होता है, एकदम सेम, स्त्री हो पुरुष हो सेम। और जो एक जोड़ी होता है वो आपका मेल में हो जाएगा XY और फीमेल में आपका हो जाएगा XX, और यही आपका लिंग निर्धारण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोसोम आपका कितना जोड़ा है। तो ऑटोसोम तो हमारा 22 जोड़ा पकड़ रहा है, लेकिन चलिए जवाब देखते हैं कि जवाब आपका क्या है। तो जवाब हाँ सही है, 22 जोड़ा ऑटोसोम है, और 2 जोड़ा जो है वो आपका अलग है। 23 जोड़ा तो होता है, यानी 46, गिनती में 46 गो होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79। सवाल यहाँ क्या कहता है वो देखा जाए। विच रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कौन सा जनन अंग ऑफ द फ्लावर, फूलों का जर्म सेल जिसमें होता है, यानी जनन कोशिकाएं जिसमें होती है। सारे ऑप्शन आपके अंग्रेजी में है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जवाब ही देख लेते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा उसमें गौर करें। जवाब आपका है आपका स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। तो बात यह है कि अंग्रेजी में है स्टेमन्स एंड पिस्टिल, इसका हम लोगों को हिंदी जानना चाहिए सबसे पहले। तो जो इसका हिंदी होता है वो आपका जो स्टेमन्स है वो होता है आपका पुंकेसर, और जो पिस्टिल्स होता है वो आपका होता है स्त्रीकेसर। तो वही तो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स का। तो फ्लावर्स का जो जनन अंग है वो आपसे पूछा गया था। एक है आपका कौन सा, तो पुंकेसर जो कि मेल अंग है, और एक है आपका स्त्री केसर जो कि पौधों का, फूलों का फीमेल जनन अंग है। पुंकेसर, स्त्री केसर आपको याद रखना, हिंदी में भी आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है। सवाल कहता है कि यदि किसी चालक तार के टर्मिनल के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ओम का नियम आप लगाइए। क्या आपके पास दिया हुआ है वो देखें। आपके पास दिया हुआ है भी, और वो दिया हुआ है कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। आई आपके पास दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। ये मिली का सिस्टम क्या है, तो मिली जो है आपका 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर।
अब उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आर बराबर। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, भी बराबर आपका होता है आई आर। तो आर बराबर क्या होगा, भी बटे आई। तो भी आपका कितना है 5, आई आपका कितना है 2.5, नीचे आपका है 10 के पावर -3। ये तो आपका ऊपर चला जाएगा, 2.5 दूनी 5 और 2 गुनी 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 हो गया। तो 10 के पावर 3 यानी कै ठो जीरो, 3 ठो जीरो। तो 2000 ओम आपका आंसर पकड़ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ क्या आपका कहता है, हाँ सही है आपका जवाब। आपका जवाब है 2000 ओम। जो प्रतिरोध है चालक का वो 2000 ओम है, ओम का नियम से आपने निकाला। अगला प्रश्न है, क्या बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, चीज, दही, शराब, एंटीबायोटिक, दवाएं। फैक्चुअल प्रश्न। तो क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, वो शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने में यीस्ट का प्रयोग नहीं होता है, चीज और दही बनाने में भी नहीं, इसमें बाकी बैक्टीरिया लगते हैं, यीस्ट नहीं लगता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88। सवाल है कि आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम किया है। यानी जो प्लास्टिक जैसे पदार्थों का उत्पादन कैसे कम हुआ है, जूट के थैलों के उपयोग से, जीवन शैली में सुधार से, यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति से, पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग से। तो प्लास्टिक वाला तो नहीं होगा, यूज एंड थ्रो भी नहीं होगा, जीवन शैली में सुधार और जूट वाला, ये दोनों लग रहा है सही। लेकिन चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसका जवाब। तो सही जवाब है जूट के थैले का उपयोग से। जूट के थैले बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि सड़ जाते हैं, वातावरण में लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते, इसीलिए ये पौधे बहुत फायदेमंद हैं पर्यावरण की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 90, और ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के आधार पर है। सवाल है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डेब्रेनर के बाद न्यूलैंड ने दिया अष्टक का नियम, जिसमें से 56 तत्व उस दौरान बताए उन्होंने। तो 56 तत्वों में पहला कौन और अंतिम कौन। तो देखिए पहला है आपका क्या, तो हाइड्रोजन, और अंतिम आपका है थोरियम। ये सवाल में दोहराव है, पहला या दूसरा सेट में ये सवाल तो पक्का आया हुआ था। तो ऐसे सवाल आपको नहीं छोड़ने हैं, जो सवाल में दोहराव है आने वाले एग्जाम में भी दोहराव हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। सवाल है, तत्व ए जल से अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है। कोई भी तत्व है जल से अभिक्रिया करके विलयन बनाता है, तो या तो अम्लीय बना सकता है या क्षारीय बना सकता है, और फिनोल्फथैलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तो ए क्या हो सकता है, एजी, एमजी, कार्बन या सल्फर। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ क्या और क्यों ऐसा कंडीशन है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो जैसे ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो पक्का बनाएगा वहाँ का ऑक्सीजन से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो यह होता है क्षारीय, और क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथैलिन क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फथैलिन एक सूचक है जो कि अम्ल क्षार का पता लगाता है, क्षार की मौजूदगी में यह गुलाबी हो जाता है, इसलिए यह सवाल दिया गया कि किसकी मौजूदगी में होगा। अब देखिए यहाँ बाकी दो ऑप्शन, एक है आपका कार्बन, एक है आपका सल्फर। तो कार्बन और सल्फर जो है ये तो अम्लीय गुण का है, और ये एजी चांदी है, यह तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, इसलिए आपका ऑप्शन कट के आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है। अगला प्रश्न, सवाल कहता है, जब किसी लेंस वस्तु को लेंस से 2f दूरी पर रखा जाए, वो भी उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन m क्या होगा, यानी 2 गुना बड़ा होगा या -2 गुना छोटा होगा, 2 गुना बड़ा होगा लेकिन उल्टा, या बराबर होगा उल्टा, बराबर होगा सीधा। प्लस जो है आवर्धन में वो सीधा को दर्शाता है, और माइनस जो है वो आपका उल्टा को दर्शाता है। तो यहाँ 2f दूरी पर रखा गया है। तो जवाब हम लोग पहले तलाशते हैं जवाब। तो इसका जवाब आपका क्या है, तो जवाब आपका है उल्टा बनेगा, और उल्टा के साथ आपका क्या होगा, बराबर बनेगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे बराबर बनेगा। मान लिया जाए ये आपका है उत्तल लेंस, और यहाँ 2f पर वस्तु को रखा जा रहा है। तो ये हुआ आपका प्रकाशिक केंद्र, ये हुआ आपका f, और ये हुआ आपका 2f। इधर भी आपका 1 होगा f, और इधर भी सेम दूरी पर आपका होगा 2f। तो अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखने पर यहाँ फोकस से आपका जाएगा, और प्रकाशिक केंद्र वाला जो है ये आपका सीधे जाएगा। प्रकाशिक केंद्र वाला थोड़ा टेढ़ा हुआ है हम लोग का, चलिए इसे हम लोग दोबारा ये करते हैं।
तो प्रकाशिक केंद्र वाला जो है अगर आप सीधा ले जाएं, फिर से हम लोग का गड़बड़ हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपका मिलेगा ये आसपास पर, यहाँ आपका, यहाँ से आप गुजारिएगा एकदम एग्जैक्ट, तो आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा, एकदम सेम बनेगा, इतना ही बड़ा, बस आपका उल्टा बनेगा, और उतना ही बड़ा है इसीलिए उल्टा है, तो माइनस सेम है तो आपका 1, यही है आपका आवर्धन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97। सवाल है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जातियां ऑक्सीकारक और अपचायक का कार्य करती है। ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, और अपचायक जो हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। तो देखिए आपका यहाँ है एल्युमिनियम Fe2O3, Al2O3 और 2Fe। तो यहाँ जो हम लोग जवाब तलाश के और एक्सप्लेन आपके सामने पूरा करते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीकारक का पहचान हुआ है Fe2O3, ऑक्सीकारक के रूप में पहचान हुआ है Fe2O3, और एल्युमिनियम का पहचान हुआ है आपका अकारक के रूप में। तो देखिए अकारक कौन होता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो लेता है, जिसका ऑक्सीजन होगा ना वो अकारक यानी अपचायक, ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा। जैसे देखिए यहाँ आपका क्या हो रहा है, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण एल्युमिनियम का हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरे से ऑक्सीजन लूट रहा है, तो दूसरे से लूट रहा है ना, दूसरे से निकलवा रहा है, तो दूसरे से जब ये ऑक्सीजन निकलवाएगा इसका मतलब ये होगा अपचायक। और जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होगा, यानी जो ऑक्सीजन देगा किसी को, तो किसको दिया, एफी दिया किसको, एल्युमिनियम को। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर, जो ऑक्सीजन का दानी होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन का दानी होगा वो ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीजन को किसी से लूट के लाएगा वो कहलाएगा अकारक। और इसीलिए इसका जवाब हुआ है आपका ये। फिर से एक बार आप इस चीज को सुने अगर कोई कंफ्यूजन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 100 है, 100वां का जवाब आपका क्या है, जवाब आपको पहले ही दिख गया है, तो जवाब कोई बात नहीं, दिखने से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्यों, R बराबर आपका होता है ρl/a, इसलिए लंबाई पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, बिल्कुल। तापमान पर भी निर्भर करता है, क्यों करता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटाने से प्रतिरोध घटता है। यह धारा पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए आपका जो सही जवाब हुआ वो आपका ये हुआ। तो इसी के साथ आज का हमारा जो 25 क्वेश्चन का सीरीज है, 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट लिए हुए, तो वो हमारा खत्म होता है। अगला दिन हम लोग उसका अगला सेट करेंगे, और हम लोग 99 सेट का करने से हमारे आने वाले एग्जाम में हम लोग सारे सवाल साइंस का हम लोग जुटा के रहेंगे। तो चलिए चैनल पर अगर अब तक नए हैं तो जुड़ जाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे, और बाकी लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर एक लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।